So hello friends, this side Bhudev and welcome back to our YouTube channel Cyber Bhudev. So अभी हमने अपना साइबर सिक्योरिटी कोर्स जो स्टार्ट किया था उसको कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको इस चैनल के बारे में इंट्रोडक्शन दी थी और साथ के साथ हमारे इस टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन दी थी, जिसके अंदर आपको मैं बताऊं तो यहाँ पे हमने साइबर सिक्योरिटी कोर्स ओपन किया हुआ है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी डोमेन के अंदर हमने आपको कई सारी ऐसी यूनिट्स कवर करवाई थी जो कि यहाँ पे हमारे टॉपिक बाय टॉपिक आएंगे हमारे आगे, और यहाँ पे कुछ फंडामेंटल यूनिट आपको बताई थी जो कि हमारे यहाँ पे काम में आ रही हैं। देर आफ्टर हमने यहाँ पे कोर्स आउटकम बताया था आपको कि आप इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पे क्या क्या चीज़ें सीख पाओगे। तो अभी हम अपने कोर्स को बिगिन करते हैं, फिर से दोबारा कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पे व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी क्या है? ये जैसे एक एथिकल प्रैक्टिस है जिसमें हम अपने सिस्टम को किसी मलिशियस एक्टिविटी या किसी मॉलवेयर से बचाते हैं, किसी थ्रेट से बचाते हैं, और कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो कि अनपैच्ड डाटा कवर करते हैं अपने आप में, उन सब से इसको सिक्योर करते हैं। और एथिकल हैकर जो होते हैं वो आपके किसी भी डाटाबेस के अंदर घुस के आपके सिस्टम को ख़राब कर सकते हैं, आपका डाटा प्राइवेसी जितना भी होता है सब कुछ लीक कर सकते हैं, और अपने फ़न और अपने अर्निंग के लिए भी ये सब काम किया जाता है। धीरे धीरे मैं आपको इस सब चीज़ के बारे में आगे बताऊंगा। कई सारे ऐसे एथिकल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कई सारे यूनिट्स होती हैं जिनका यूज़ किया जाता है इस काम में। तो साइबर सिक्योरिटी जैसे एक एथिकल प्रैक्टिस है जिसमें आप अपने सिस्टम को किसी मालवेयर मलिशियस एक्टिविटी से बचाते हो, सिक्योर रखते हो, एक फायरवॉल की तरह एक काम करता है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए पीपीटी भी बना रखी है। अगर मेरी भाषा से समझ नहीं आ रहा तो आप पीपीटी से भी रीड कर सकते हैं, जस्ट बगल में आपको दिख रही होगी इधर कहीं। नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं डिवाइसेस के अंदर, जरूरी नहीं है कि हमारे डिवाइस ही सिक्योर करेगा। हमारे डिवाइस के अंदर सॉफ्टवेयर्स हो गए, हार्डवेयर के अंदर जो चिपसेट लगा होता है, इंटीग्रेटेड आईसी कार्ड्स होते हैं, उन सबको ये सिक्योर करता है। यहाँ पे कंप्यूटर्स, सर्वर्स, मोबाइल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और कई सारे ऐसी चीज़ें जो कि इलेक्ट्रॉनिकली चल रही हैं और एआई बेस्ड सभी चीज़ें हैं, उन सब में इसका यूज़ होता है। एंड थोड़ा आगे बढ़े तो यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं साइबर सिक्योरिटी के। लाइक आपको किसी चीज़ को करना है तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको मालूम होने चाहिए। जस्ट इसी तरीके से साइबर सिक्योरिटी के भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। इन्हीं प्रिंसिपल के जान के आप अपने आप को फॉरवर्ड कर सकते हो इस फील्ड में। तो यहाँ का इस साइबर सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ ये रहता है कि आपको एक सिक्योर शेल दे के रखना। यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि अटैक्स को स्टॉप कर रहा है। साइबर अटैक्स होते हैं जो कि आपको साइबर हैकिंग में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करने को ये देता है जिससे कि आप अपने जितना भी आपके सिस्टम पे अगर डैमेज भी हुआ है, लाइक आपका कोई वेबसाइट आपने पब्लिश कर रखी है, लाइक दिस इज माई वेबसाइट, एंड एक साइबर हैकर मेरी वेबसाइट पे मालवेयर अटैक करता है, तो मेरी वेबसाइट को वो क्रैश कर रहा है, ठीक है, एक टाइप से मेरी वेबसाइट को खराब कर रहा है। तो मैं साइबर सिक्योरिटी की हेल्प से साइबर थ्रेट्स के रिमूव कर सकता हूं उसके प्रिंसिपल्स का यूज करके। यहां से क्या होगा, मेरा जो होल डेटाबेस है उसके अंदर तो कुछ साइबर थ्रेट्स पड़े ही हैं, लेकिन पूरे डेटाबेस को वो खराब नहीं करेगा। धीरे थोड़ा थोड़ा डेटाबेस खराब होगा और उस डेटाबेस को मैं क्लीन अप कर सकता हूं साइबर सिक्योरिटी की हेल्प से। और यहाँ पे रिकवरी सबसे मेन चीज होती है। अगर आपकी कंपनी है, किसी कोई सबसे बड़े लेवल तक की कंपनी चल रही है, कोई छोटे लेवल पे चल रही है, तो उस कंपनी का अगर कोई आपका डाटा लीक हो जाता है तो वो कंपनी को बिल्कुल डिग्रेड कर देगा। तो उस डाटा को दोबारा से रिस्टोर करने का काम भी यही फील्ड करती है। तो प्रिंसिपल में जस्ट ये दो चीजें मैंने आपको बताई, इनको याद रखना दिमाग में। इसके आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे इसका एक प्रिंसिपल होता है, आपको पीछे जस्ट अभी बताया था, CIA प्रिंसिपल इसका फॉलो करते हैं हम। CIA में यहाँ पे थ्री कंपोनेंट्स होते हैं। C से कॉन्फिडेंशियलिटी, और I से इंटीग्रिटी, A से अवेलेबिलिटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉन्फिडेंस C जो प्रिंसिपल है इसका, यहाँ पे हमारा एक जो डाटा होता है हमारा, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी, इंश्योरिंग डाटा ओनली बी सीन बाय ऑथोराइज्ड व्यूअर्स। आपका जो डाटा है वो व्यूअर को किस तरीके से दिखाना है। लाइक मैंने बैकएंड में काफ़ी ज़्यादा डीपली वर्क कर रखा है, लेकिन फ्रंट एंड में मैं पब्लिक को सिर्फ अपना यही दिखाऊंगा कि मेरा नाम भूदेव है, ठीक है। पीछे में जो डाटा मैंने लिख रखा है, अपना आधार कार्ड डिटेल्स और मेरा अपना पैन कार्ड डिटेल, एवरीथिंग जो मैंने अपनी वेबसाइट के अंदर पब्लिश कर रखा है, वो सब हिडन रहता है और फ्रंट वॉल में ये सब चीज चलती है। साथ के साथ आता है नंबर सेकंड आई से इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी में क्या होता है, इंश्योरिंग डाटा एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस।
दिस इन्वॉल्व स्टॉपिंग अनथॉराइज्ड यूसेज फ्रॉम अटेंडिंग और मैनिपुलेटिंग इट। जो आई फीचर है इसका, आई प्रिंसिपल है, वो सबसे मोस्टली यूज फीचर होता है। और यहाँ पे हमारा जो सिस्टम है, यहाँ पे किसी अनऑथोराइज्ड पार्टी या किसी हैकर को अंदर घुसने से ये बचाता है। तो साइबर सिक्योरिटी में 3 प्रिंसिपल ही काम आते हैं। सबसे लास्ट बच गया अवेलेबिलिटी। आपका जो सिक्योर डाटा है, मान लीजिए आपने कोई वेबसाइट पे पब्लिश किया हुआ है, वो सिक्योरली आपके डिवाइस पे पहुंच पाए, आप उसको इजीली देख पाओ, एक नेटवर्क प्रोटोकॉल पैकेट्स के अंदर से वो आपके पास में आ रहा है, तो वो सिक्योरली आपके पास पहुंचे, चाहे जिस भी तरीके से आ रहा है। तो उस चीज़ को हम इस 3 प्रिंसिपल के अंडर गेन करते हैं। और देखिए मैं सिंपली बताता हूँ आपको, CIA प्रिंसिपल साइबर सिक्योरिटी फॉलो करता है और CIA प्रिंसिपल के थ्रू ही साइबर सिक्योरिटी वर्क करता है ओवरऑल। नेक्स्ट, व्हाई राइज। तो साइबर क्राइम क्यों बढ़ रहा है धीरे धीरे? साइबर क्राइम क्यों बढ़ रहा है? आपने भी देखा होगा आपके आसपास में, आपके किसी फ्रेंड का कोई सोशल अटैक्स हो गया, किसी मीडिया पे चला गया, किसी की फ़ोटो इधर उधर पहुंच गई, कुछ ऐसे डीप फेक वीडियोस बन गई, और कईयों का इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया अटैक्स हो गए। होता है ना, आपके आसपास में भी देखा होगा, आपके किसी फ्रेंड में, मेरे खुद के फ्रेंड्स में भी ऐसा कुछ होता रहता है। अब यहाँ पे साइबर क्राइम में क्या रहता है कि देखो 2 टर्म्स हैं, साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम। साइबर सिक्योरिटी है किसी सिस्टम को सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए, साइबर क्राइम होता है किसी इंसान के थ्रू किया गया अटैक। या अटैक इन इट डज नॉट मीन कि अटैक में इंसान को मार दिया, नो, वो भी उसमें ही गिना जाता है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी और एथिकल ट्रेड इसको हम गिनेंगे अपने सिस्टम के, या कई हैकर को गिन लेंगे, ठीक है, वो साइबर क्राइम कर रहा है। तो इसका राइज कैसे हो रहा है, साइबर सिक्योरिटी का राइज कैसे हो रहा है? तो यहाँ पे मैं आपको 3 की मेजर पॉइंट्स बताता हूँ। सबसे पहला है इंक्रीज क्राइम। यहाँ पे देखा होगा हम सब लोग टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट है। या मेरा स्मार्टफोन भी है मेरे पास में, तो ये AI बेस्ड है। यहाँ पे जेमिनी, गूगल का कई सारे फीचर्स आ गए, चैट GPT हो गया, जार्विस हो गया, इतने सारे फीचर्स हैं, वो सब AI बेस्ड इंटीग्रेटेड टूल्स का यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे 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 हमारी टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे यहाँ पे साइबर क्राइम जो होता है उसका रेट भी बढ़ रहा है। आपका सिस्टम बिल्कुल सिंपल है, आपने कोई सिक्योर शेल लगा नहीं रखी है, और सबसे ज़्यादा साइबर अटैक्स होते हैं PC पे, मोबाइल्स पे, और ऐसे स्मार्टफोन्स जो कि जिसकी सिक्योरिटी शेल बिल्कुल ही नील लेवल तक है। और कई इंसान होते हैं अपने लैपटॉप के अंदर दिए हुए मालवेयर सॉफ्टवेयर्स को रिमूव कर देता है, मतलब कि सिक्योर जो आपको डाटा को रखता है उसको डिलीट करके अपने आप ही सोचता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, पूरे इंडिया में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी हैं जो पेड भी हैं और फ्री फॉर फन भी हैं। मैं कैफे इसके अंदर देख सकते हैं, लैपटॉप के अंदर पहले से ही इंटीग्रेटेड मिलता है आपको। तो ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं, ऐसी बात नहीं है कि जस्ट फॉर योर स्पेस फुल करने के लिए आते हैं लैपटॉप में, नहीं, वो आपके सिस्टम को किसी न किसी वल्नरेबिलिटी से बचाते रहते हैं। तो पहला पॉइंट, यहाँ पे साइबर क्राइम बढ़ रहा है, इसीलिए हमको साइबर सिक्योरिटी की नीड पड़ रही है। नंबर 2 पे आता है ग्रोथ ऑफ IoT। IoT मीन्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आपने देखा होगा, क्लाउड किचन हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, और गूगल क्लाउड तो देखा ही होगा, जहाँ आपके डाटा गूगल क्लाउड पे स्टोर रहता है। तो जैसे जैसे IoT की ग्रोथ हो रही है, वैसे वैसे ये जो मॉलवेयर अटैक्स हैं, जितने भी साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, इनकी ग्रोथ बढ़ती जा रही है। और 3rd नंबर पे आता है इमरजेंस ऑफ AI/ML। तो क्या सोच सकते हैं इमरजेंस ऑफ AI/ML से? जस्ट दीज कटिंग एज टेक्नोलॉजीज में ब्रिंग मैनी एडवांटेजेस। यहाँ पे हम देख रहे हैं धीरे 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 इन सब फील्ड्स का राइज हो रहा है। तो हमें कुछ एडवांटेज तो मिल रही हैं, लेकिन जैसे जैसे बढ़ रही हैं वैसे वैसे ही हमारी लाइफ पे, साइबर लाइफ पे रिस्क होता जा रहा है। जस्ट इन तीनों पॉइंट का मिक्सचर यही है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रोथ कर रही है, वैसे वैसे ही साइबर अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं। लोगों के पास 2014-13 के अराउंड स्मार्टफोन्स नहीं होते हैं, लेकिन जब से 4G आया तब से हर इंसान के पास में एक स्मार्टफोन है, फिर चाहे वो इंटरनेट के ऊपर ही डिपेंडेंट हो। जियो का सस्ता सा स्मार्टफोन 1100-1200 रुपये का आता है, वो भी हर इंसान के पास रहता है अभी के टाइम में। और धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ ही रही है। 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख के स्मार्टफोन्स तो आजकल ईजी ही अवेलेबल मिल जाते हैं लोगों को, और 1500 से स्टार्ट होकर इतने ऊपर तक जाते हैं। तो आप भी खरीद सकते हो, आपके पास भी स्मार्टफोन है जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें राइज कर रही हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे आपका ये टेक्नोलॉजी बूस्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास साइबर थ्रेट्स होते हैं। साइबर थ्रेट्स मतलब कि आपके सिस्टम पे कौन कौन से अटैक्स होते हैं, उन सब की मैंने लिस्ट तैयार की है, जिसमें एक सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है मॉलवेयर अटैक, और यहाँ पे इसके बाद आता है फिशिंग अटैक। इन सबको मैं डिफाइन करूंगा थोड़ी देर बाद।
और थर्ड नंबर पे आता है मैन इन द मिडल अटैक। ये मेरा सबसे फेवरेट अटैक है, मैंने कभी किया नहीं है लेकिन मेरे लिए सबसे फेवरेट है कोज कि ये सबसे बेनिफिशियल होता है। और नंबर 4 पे है डीडोस अटैक, DDoS। एक DOS होता है, एक DDoS होता है, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आगे चल के। और नंबर 5 पे आता है SQL इंजेक्शन, SQL इंजेक्शन भी इसको बोला जाता है। और नंबर 6 पे है जीरो डे एक्सप्लॉइट्स। तो आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे अटैक्स क्या एक ही काम को करने के लिए होते हैं? नहीं, इन सब से अलग 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 काम किए जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं इनको कैसे। तो यहाँ पे हम आगे पहुंचे तो मॉलवेयर अटैक। तो मॉलवेयर अटैक में आपको पहले एग्जांपल जानना है या आपको पहले इसकी डिटेल ही बता दूं? चलो पहले डिटेल ही बता देता हूं। मॉलवेयर अटैक के अंदर क्या होता है, एक मलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। लाइक मेरे पास मेरा पीसी है, ठीक है। मैंने जस्ट सर्च किया ऑल ऑफ अस आर डेड गेम, ठीक है, या गेम ऑफ थ्रोन्स या कोई भी गेम डाउनलोड की, हिल क्लिम रेसिंग, ठीक है। तो कई ऐसी गेम्स होती हैं जिसके अंदर पेड सॉफ्टवेयर होता है। पेड सॉफ्टवेयर मतलब कि आपको उसकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, देर आफ्टर आप उसको डाउनलोड कर पाओगे। तो कई सारे एक्सबॉक्स गेमिंग हो गया, वहां पे कई सारे पेड गेम्स होती हैं जो कि आपको खरीदनी पड़ती हैं, देर आफ्टर ही आपको उनको खेल पाओगे। तो हम जैसे कुछ जवान लोग जो इनको फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं वो जस्ट सर्च करते हैं गूगल पे, और वो जो फाइल्स होती हैं उस सेम गेम की वो कहीं ना किसी अननोन वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करेंगे तो मलिशियस सॉफ्टवेयर है। लाइक जैसे ही वो सॉफ्टवेयर आप इसको इंस्टॉल करते हो, उसके पैकेजेस को इंस्टॉल करते हो, अनजिप करते हो उसके डाटा को, वो आपके सिक्योर नेटवर्क के अंदर घुस जाता है। मतलब आपके डाटा को वो एकदम से बिना बताए अंदर घुस जाएगा और आपसे एक्सेस मांगता है। ऐसी बात नहीं है, जैसे ही आप किसी भी सिस्टम के अंदर कोई भी फाइल इंजेक्ट करते हो तो सबसे पहले आपसे सिस्टम की एक्सेस मांगी जाती है। सो ये मालवेयर अटैक में भी सेम प्रोसीजर फॉलो होता है। मालवेयर अटैक में वो जो मलिशियस सॉफ्टवेयर है आपके पीसी के अंदर इंस्टॉल हुआ, जरूरी नहीं है पीसी के अंदर ही काम करेगा, iOS हो गया और लिनक्स डिवाइसेस हो गए और ये आपका एंड्रॉयड डिवाइस हो गया, इन तीनों के अंदर ये काम करेगा। तो आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, 2021 में एक रैंसमवेयर अटैक हुआ था कॉलोनियल पाइपलाइन कंपनी के ऊपर, जिसमें क्या बोलते हैं ऑयल पाइपलाइन कंपनी थी, ये पूरी शट डाउन हो गई थी क्योंकि सेम मालवेयर अटैक उसकी कंपनी के डाटाबेस के अंदर हो गया था और पूरा का पूरा जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे यूएस का वो पूरा डिग्रेड कर दिया था इस मालवेयर अटैक ने। तो ये बेसिक अटैक है, आप भी सीख सकते हो इसको, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, जस्ट आपको एथिकल नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत। इसके बाद हम बात करें तो नंबर 2 पे आता है फिशिंग अटैक। ये मोस्ट फेवरेबल अटैक्स में से एक है। यहाँ पे एक मेथड होता है जिसमें स्कैमर एक रियलिस्टिक लुकिंग वेबसाइट, मैंने कई सारी वेबसाइट डिज़ाइन तो नहीं की लेकिन गिनी चुनी वेबसाइट ऐसी डिज़ाइन की है जिसके अंदर मैं अगर अपने थ्रू डिज़ाइन किया हुआ कोड इम्प्लीमेंट करता हूँ तो अगर कोई यूज़र मेरी वेबसाइट के अंदर आता है और उस कोड पे क्लिक करेगा तो एक अननोन डाटा जो मतलब अननोन सॉफ्टवेयर या अननोन ब्रूट फोर्स फाइल होती है वो यूज़र के डिवाइस में ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाती है। आपने देखा होगा दिस वेबसाइट यूज कुकीज, इनेबल टू एक्सेप्ट ऑल कुकीज, एलो ऑल और डिनाई, है ना, ये कभी ना कभी किसी वेबसाइट पे दिखा होगा। तो लाइक मैंने कोई वेबसाइट डिजाइन की है, वहां पे कुकीज इनेबल करने के लिए मैंने ऑप्शन फिल करा, तो जस्ट ये चीज वहां पे इंप्लीमेंट होती है और आपके डिवाइस के अंदर को आप किसी ने लिंक पे क्लिक किया जस्ट उसके अंदर वो घुस जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप फुल फॉर्म भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे रियलिस्टिक लुकिंग वेबसाइट और ईमेल इन ऑर्डर टू एंट्राइंस अनवांटेड विक्टिम इनटू प्रोवाइडिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन सच एज पासवर्ड्स एज क्रेडिट कार्ड नंबर्स। और इससे आप कई सारी डिटेल निकलवा सकते हो यूजर की। कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो इंडिया में बैन है, लेकिन उन वेबसाइट्स के अंदर एक पेमेंट पास चैनल लगाया होता है, पेमेंट गेटवे बोलते हैं उसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में, लेकिन एक पेमेंट पास चैनल बोलते हैं वैसे इसको। तो पेमेंट पास चैनल के अंदर क्या होता है, आपकी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, उसका सीवीवी एंड उसका 4 डिजिट जो पिन जो आपका होता है वो डिटेल डलती है। देखने से वो वेबसाइट सिक्योर लगेगी, लेकिन वही वेबसाइट आपके जो पेमेंट चैनल सोर्सेज होते हैं उन सब से अलग होती है। लाइक गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये सब डिफरेंट है। ये एनपीसीआई पोर्टल के थ्रू बनाए गए इस्टेब्लिश किए हुए हैं पोर्टल पे ये वर्क करते हैं, लेकिन ये जो कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो पेमेंट गेटवे करवाती हैं इनका कोई सिक्योर नेटवर्क नहीं होता है, तो ऐसी वेबसाइट्स फिशिंग अटैक करवाती हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे एन ईमेल फ्रॉम पेपल अराइज टेलिंग द विक्टिम दैट देयर अकाउंट हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड एंड विल बी डीएक्टिवेटेड अनलेस दे कंफर्म देयर क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। एक पेपाल नाम की कंपनी की वेबसाइट जिसका क्लोन बना चुका था इंसान कोई,
उस कंपनी की वेबसाइट से एक इंसान को मेल जाता है कि जब तक वो अपनी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स नहीं देगा तब तक उसका क्रेडिट कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा और वो कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया जाएगा उसका अकाउंट। तो अगर वो इंसान उस मेल पे क्लिक करता है और वहाँ से उस मेल के अंदर जाके अपना डाटा फिल कर देता है, देर आफ्टर उस इंसान का डिवाइस और उसका कार्ड जितना भी डाटा है सब हैक हो जाएगा। तो ऐसा काम है कुछ फिशिंग अटैक का। हाँ, नंबर 3 पे आता है मैन इन द मिडल अटैक। सबसे फेवरेट अटैक बताया था मैंने। इस अटैक के अंदर क्या होता है, मैं किसी पर्सन को लाइक मैंने व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल की या ऑडियो कॉल की किसी को। इस साइड मैं ऑडियो कॉल कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे, दूसरी साइड मेरा फ्रेंड अविनाश मुझसे बात कर रहा है एंड वी बोथ आर बिजनेसमैन। हाँ, तो मैन इन द मिडल अटैक के थ्रू क्या होगा, कोई हैकर है, ठीक है, और वो हम दोनों के बीच में कन्वर्सेशन है वो सुनना चाहता है। तो वो क्या करेगा, मैन इन द मिडल अटैक करके हम दोनों के नेटवर्क्स के अंदर घुस जाएगा एंड उस नेटवर्क के अंदर इस तरीके से घुसेगा कि हम दोनों को भी मालूम नहीं पड़ेगा कि कोई हमारे बातों को, कन्वर्सेशन को कोई सुन रहा है। यहाँ पे एंड टू एंड इंक्रिप्शन प्रोग्राम भी होता है व्हाट्सएप का, आपने देखा होगा, जो कि जस्ट अभी 2023 के मिडिल में ही इंट्रोड्यूस हुआ था व्हाट्सएप के अंदर। तो जस्ट ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन प्रोग्राम हम दोनों के नेटवर्क में भी चल रहा है। लेकिन हैकर जो होते हैं वो एक इंटीग्रेटेड लेवल के पर्सन होते हैं, मतलब टॉप नॉच लेवल के पर्सन होते हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, लेकिन इतनी लिमिट में करेंगे जितना वो जानते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो हम दोनों के बीच की जो कन्वर्सेशन है वो हैकर सुन सकता है। तो मैन इन द मिडल अटैक में यही होता है। इसका रियल लाइफ एग्जांपल आप 2017 में इक्विफैक्स एक क्रेडिट हिस्ट्री रिपोर्टिंग कंपनी है उसके ऊपर हुआ था। और यहाँ पे कई सारा 100 मिलियन कस्टमर्स का जो क्रेडिट सर्विस का डाटा होता है, क्रेडिट कार्ड का डाटा जितना भी है, क्रेडिट हिस्ट्री रिपोर्टिंग कंपनी थी ये, तो जितना भी क्रेडिट हिस्ट्री का डाटा होता है वो सब मार लिया गया था। और यहाँ पे एसएसएल नेटवर्क जो होते हैं, डीएनएस नेटवर्क होते हैं, इसके थ्रू उस अटैक को परफॉर्म किया गया था। इन सब चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा ये क्या चीज़ें होती हैं। तो आगे आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं डीडोस अटैक, डायरेक्ट डिनाइल ऑफ सर्विस, ठीक है। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, एक होता है डायरेक्ट डिनाइल ऑफ सर्विस। 2 अटैक्स होते हैं। जैसे हम इसको एक टर्म में भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, डीओएस एंड डीडीओएस। डीओएस होता है डिनाइल ऑफ सर्विस और डीडीओएस होता है डायरेक्ट डिनाइल ऑफ सर्विस। तो यहाँ पे हम डीडोस अटैक के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे डीडोस अटैक के अंदर ब्रूट फोर्स ट्रैफिक अटैक किया जाता है किसी वेबसाइट के ऊपर। लाइक कोई वेबसाइट आपने डिजाइन की और वो आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक ज़्यादा हो रहा है। ट्रैफिक मतलब कि पब्लिक ट्रैफिकिंग, लाइक आपकी वेबसाइट पे व्यूअर्स ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन हाँ आपकी वेबसाइट का जो डेटाबेस है वो इतना वीक है कि उस वेबसाइट पे एट ए टाइम 10,000 व्यूअर्स ही वहाँ पे आ सकते हैं। तो हैकर क्या करते हैं, डीडोस अटैक के थ्रू आपकी वेबसाइट पे ऊपर अनवांटेड मलिशियस कुछ अकाउंट्स को सेंड करते हैं। अकाउंट्स मतलब कि अनवांटेड ट्रैफिक को आपकी वेबसाइट के ऊपर शेयर किया जाएगा। लाइक मैं हैकर हूँ, आपने वेबसाइट बनाई, तो मैं अपनी तरफ से कई सारे ऐसे पब्लिक ट्रैफिकिंग आपकी वेबसाइट के ऊपर भेजूंगा कि वो पब्लिक ट्रैफिकिंग 10,000, 15,000 से 20,000 से 30,000 से ऊपर है। और ये काम अकेले एक इंसान नहीं करता है। डीडोस अटैक के अंदर एक इंसान, अगर कोई छोटी वेबसाइट है तो उसके ऊपर एक इंसान काम कर सकता है, उसको डिग्रेड कर सकता है। लेकिन बड़ी वेबसाइट अगर है, आपकी वेबसाइट पे अराउंड 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख व्यूज एट ए टाइम आ रहे हैं, तो अराउंड ग्रुप ऑफ 30-40 हैकर्स इस चीज को परफॉर्म करते हैं। और डीडोस अटैक पूरे वर्ल्ड में होते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा डीडोस अटैक हुआ था DYN, एक डीएनएस प्रोवाइड कंपनी है, वहां पे हुआ था 2016 में। इनके पूरे सिस्टम को डिग्रेड कर दिया था कुछ टाइम के लिए। हमेशा के लिए डीडोस अटैक नहीं होता है। आपकी वेबसाइट अभी डीएक्टिवेट हो रखी है, कुछ टाइम बाद एक्टिवेट हो जाएगी। इसके सबसे बुरी बात यही है कि कोई कस्टमर उस वेबसाइट की एक्सेस नहीं ले सकता है जब तक इसके ऊपर डीडोस अटैक चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एयरबीएनबी कंपनी, नेटफ्लिक्स, पेपाल, वीजा कंपनी, अमेजोन, द न्यूयॉर्क टाइम्स, रेडिट एंड गिटहब, इन सब के ऊपर भी ये डीडोस अटैक होते रहे हैं, अभी भी हो सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन। तो एसक्यूएल इंजेक्शन आपने थोड़ा बहुत सीक्वल भी बोलते हैं इसको, सीक्वल इंजेक्शन। तो सीक्वल इंजेक्शन अटैक में अटैकर्स टेक एडवांटेज ऑफ वल्नरेबिलिटीज इन वेब एप्लीकेशन डाटाबेस। कुछ ऐसी वल्नरेबिलिटीज, कुछ ऐसी कमजोरियां जो हमारे डाटाबेस के अंदर एडमिटेड हैं, उन सब की एडवांटेज उठाते हैं और एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू आपकी वेबसाइट को बिना आपकी एक्सेस के गेन कर सकते हैं। लाइक मैंने गेटवे बना रखा है स्पॉटिफाई में लॉगिन करने के लिए, तो स्पॉटिफाई में लॉगिन करने के लिए गेटवे बना रखा है, लेकिन एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू मैं अगर जाऊं तो मैं आपको बिना यूजर नेम और पासवर्ड के उसको अंदर एंटर कर सकता हूं।
और अगर मैं एसक्यूएल इंजेक्शन नहीं जानता हूं तो मैं उस वेबसाइट के अंदर क्रॉस नहीं कर सकता जब तक मेरा वहां पे कोई पब्लिक डोमेन एड्रेस नहीं पड़ा है। तो फिलहाल इतना ही। और एक लास्ट और, जीरो डे एक्सप्लॉइट्स। जीरो डे एक्सप्लॉइट्स कुछ ऐसा है जैसे उसमें देखो, नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, आप पढ़ सकते हो यहाँ से, लेकिन मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ हिंदी में, ताकि आपको समझ आए। तो जीरो डे एक्सप्लॉइट्स में क्या होता है, किसी न्यूली मेड वेबसाइट या कोई ऐसी न्यूली कंपनी जो अभी अभी तैयार हुई है, तो कंपनी क्या करती है, अपना जितना भी डाटा होता है उसको डेटाबेस में सिक्योर करती है। हर कंपनी का अपना डाटा होता है, आपको स्टार्टिंग में बताया। तो उस डाटा को डेटाबेस के अंदर सिक्योर करने के लिए वो अपना कोई ना कोई पब्लिक डोमेन एड्रेस से एक खुद का पर्सनल डीएनएस सर्वर खरीदती है, डोमेन नेम सिस्टम, और उसके ऊपर वो अपना डेटाबेस इंजेक्ट करती है फ्रंट एंड बैक एंड डाटा के अंदर। तो क्या होता है कि कुछ न्यू एस्टेब्लिश वेबसाइट होती है जिसकी जो फायरवॉल होती है, प्राइवेसी वॉल होती है, वो बिल्कुल ही वीक होती है। तो कुछ हैकर्स क्या करते हैं, उस वेबसाइट के अंदर जाके अपनी जो उतना भी अनपैच्ड डाटा है उसको फेंक देते हैं, मतलब उसके अंदर सेव कर देते हैं। और आफ्टर 2 और 3 ईयर्स, 2 या 3 साल बाद आपको जाके बात पता लगती है कि आपका सिस्टम क्रैश हो गया, आपकी वेबसाइट ही उड़ गई। तो ये चीजें परफॉर्म होती रही हैं पूरे वर्ल्ड में। तो जीरो डे एक्सप्लॉइट अटैक में यही होता है। एंड इसका रियल लाइफ एग्जांपल हो गया स्लक्सनेट, इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस जीरो डे एक्सप्लॉइट्स। एक ये नाम होता है, ऐसी बात नहीं है कि जीरो डे एक्सप्लॉइट अटैक, इसके भी डिफरेंट नाम होते हैं। स्लक्सनेट एक टूल है जिसके थ्रू हम जीरो डे एक्सप्लॉइट करते हैं। और 2010 में इट टारगेट है ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज। तो देख सकते हो कि ईरान की इतनी बड़ी बड़ी फैसिलिटीज को भी 2010 में क्रैश कर चुका था, उसके अंदर भी घुस चुका था। तो हम तो अभी बेसिक ही जान रहे हैं इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो एक बात बता दूं आपको कि ये जो साइबर अटैक्स हैं, इनको परफॉर्म करने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स की नीड पड़ती है, ठीक है, जिसमें UBUNUTU एक प्लेटफॉर्म है। सेकंड हो गया काली लिनक्स। काली लिनक्स के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे साइबर अटैक्स किए जाते हैं। एंड ये सब अटैक्स सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू किए जाते हैं परफॉर्म। अब सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। सोशल इंजीनियरिंग के लिए नेक्स्ट आके यहाँ पे, तो सोशल इंजीनियरिंग में क्या होता है, हम सब एथिकल प्रैक्टिस करते हैं इन सब टास्क को परफॉर्म करने की। एंड 1976 या 4 के अराउंड में हमारे ओसामा बिन लादेन, जिन्होंने 9/11 अटैक परफॉर्म करवाया था, तो उन्होंने भी ये सोशल इंजीनियरिंग कर रखी थी। तो अभी से देखें तो पूरे 50 ईयर्स पीछे, 50 साल पीछे, तो ये काम उन्होंने सीखा हुआ था। देर आफ्टर कई सारे अटैक्स भी परफॉर्म करवाए उन्होंने। ये छोटे मोटे अटैक नहीं, कुछ लंबे अटैक छेड़े थे। तो सोशल इंजीनियरिंग के अंदर ये सब चीज़ें सीखी जाती हैं, इनको कैसे करना होता है, कैसे सीखना होता है और कैसे इनसे बचना होता है, ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं सीख सकते इस चीज़ को, आप सीख सकते हो। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, बाकी बने रहिए चैनल पे, मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। और अगर पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो अभी दोबारा आई बटन पे क्लिक करके चेकआउट कीजिएगा, वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल डाल दी है उसकी। चलिए ठीक है, बाय, मिलते हैं दोबारा जल्द ही एक नई वीडियो के साथ में। थैंक यू।